हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद मी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा साइंस एंड टेक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है साइंस एंड टेक से संबंधित प्रमुख संगठन और संस्थान। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे, कुछ थोड़ी बहुत जानकारियाँ एंशिएंट के बारे में और कुछ मिडिवल के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि कैसे चिकित्सा की शुरुआत हुई, कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर धीरे धीरे साइंटिस्ट आते गए और इन क्षेत्रों में काम करते गए, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और ये हम स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारा लेक्चर, जो कि होगा चैप्टर 2 का। एंड आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस एंड टेक की, तो आप उसमें से जाकर वीडियोस कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST, इसके बारे में बात करें इस विभाग की, तो इसकी स्थापना हुई है 3 मई 1971 को। और इस विभाग ने नैनो मिशन स्टार्ट किया था 2007 में। आप लोग नैनो मिशन के बारे में जानते ही होंगे। छोटी से छोटी -10⁻⁻⁹ मीटर इतनी छोटी ये नैनो मिशन है, यानी कि छोटे से छोटे कण को लेकर चलना, उसके साथ रिसर्च करना और विभिन्न अलग अलग विभागों में उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का यूज़ करके नई नई खोज आविष्कार करना, ये नैनो मिशन था। जैसे कि नैनो यूरिया आई, इसी तरह नैनो मिशन के तहत अलग अलग उत्पाद बनाए गए। और नैनो मिशन का लक्ष्य क्या है कि हम भारत के अंदर नैनो प्रौद्योगिकी में रिसर्च करें, उसको बढ़ावा दें। नैनो प्रौद्योगिकी आप समझ ही गए होंगे, छोटे से छोटा पार्टिकल, उसके अंदर हम आविष्कार करें। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मानव संसाधन को बढ़ावा देना, कि किस तरह नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम मानव को संसाधन बना सकते हैं, हम मनुष्यों को सिखा सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, और उनको अच्छे से इसमें हम अच्छे से उनको डेवलप्ड कर सकते हैं और बाद में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसी के तहत एक इंस्पायर स्कीम चली, जिसकी फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। इंस्पायर ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद ये जो इंस्पायर है वो चली थी मजबूत कार्यबल बनाने हेतु। कार्यबल यानी काम करने वाली वह जनता, जैसे भारत के अंदर 15 से 59 साल के बीच की जो जनसंख्या है वो कार्यबल है। और कम उम्र में विज्ञान में प्रतिभाओं को आकर्षित और सहायता प्रदान करना, यानी कि जो हमारा कार्यबल है उसे हम साइंस एंड टेक के बारे में शिक्षित करके उसको मजबूत कार्यबल बना सकते हैं। और कम उम्र में बच्चों को विज्ञान से रिलेटेड जो उनकी प्रतिभाएं हैं, जो छोटी उम्र के बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं, उनको हम और सहायता देकर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल हेल्प हो गई, उसके थ्रू हम बच्चों को अवसर प्रदान कर सकते हैं इस क्षेत्र में आने का। तो इस जो इंस्पायर स्कीम है उसके अवयव हैं 3। एक तो हम बच्चों को छात्रवृत्ति दें, दूसरा हम मेंटरशिप शिविर लगाएं, कार्यशालाएं लगाएं, यानी कि वर्कशॉप्स लगाएं फ्री, बच्चों को उसमें तरह तरह के प्रयोग करके दिखाएं, उनको बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ उनको मिलवाया जाए ताकि वो उनसे सीख सकें। तो इस तरह से और नवाचार अवार्ड, यानी कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने साइंस के क्षेत्र में अगर कुछ आविष्कार करना चाहा है और वह कुछ करना चाहता है, तो उसके प्रयोग को देखकर हम उसे नवाचार अवार्ड दे सकते हैं, उसको छात्रवृत्तियां दे सकते हैं, मेंटरशिप शिविर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि नागरिकों में, खासतौर पर बच्चों में एक मनोबल बढ़ेगा उनका, और वो अच्छे अच्छे नए नए प्रयोग करेंगे इस क्षेत्र में। उसके बाद ग्रामीण विकास हेतु साइंस एंड टेक, जो हमारा विलेज डेवलपमेंट है, ग्रामीण विकास है, उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी की कैसे कैसे सहायता कर सकती है। तो पहला है हमारा तारा। ये तारा एक प्रोग्राम है जो कि विलेज एरिया के अंदर हम टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलपमेंट करें, उससे संबंधित ये प्रोग्राम आया था। इसमें क्या हुई थी कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें इंस्टीट्यूट डेवलप्ड किए गए थे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, और इन्हें इन संस्थाओं को क्या करेगी, जो हमारी सरकार है वो लंबे समय तक सहायता प्रदान करेगी। जैसे कि टेक्निकल हेल्प हो गई, फाइनेंशियल हेल्प हो गई,
सो इस तरह से सरकार इसकी हेल्प करेगी और ये ग्रामीण लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूक बनाएंगी, उनको सिखाएंगी, उनको डेवलप्ड करेंगी और इस तरह ग्रामीण भी टेक्नोलॉजी का विकास करके अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए तारा प्रोग्राम आया, तो आप इसे याद रखिए, क्योंकि आपको मेंस के अंदर भी ये आ सकता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ग्रामीण विकास से क्या संबंध है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर तारा स्कीम को बता सकते हैं। उसके बाद ग्रामीण महिलाओं हेतु चूल्हे का विकास और तैनाती, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल चूल्हे हैं, इलेक्ट्रिकल चूल्हों का निर्माण क्या करता है, टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। तो इलेक्ट्रिक चूल्हों का निर्माण करके हम जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी सहायता कर सकते हैं, उनको बीमारियों से बचा सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं और इससे पर्यावरण भी साफ रहेगा। तो ये जैसे ये एग्जाम्पल है, हम दे सकते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सौर चूल्हे बनाए गए और इसमें क्या होगा, कोयलों का उपयोग नहीं होगा, तो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा और ये एक स्वच्छ और साफ ऊर्जा है। तो इस तरह के प्रयोग ग्रामीण लोगों को आगे लेकर जा सकते हैं। उसके बाद ये विभाग है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, DSIR। ठीक है, ये एक संस्थान है जो कि विज्ञान विभाग से जुड़ा हुआ है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का ही एक अंग है और इसकी स्थापना 4 जनवरी 1985 को हुई थी। ये राष्ट्रपति अधिसूचना के माध्यम से हुई थी, यानी कि राष्ट्रपति ने एक अधिसूचना निकाली थी 4 जनवरी 1985 को, जिसके तहत इसकी स्थापना हुई थी और बाद में जो संसद है उसने भारत सरकार 1961 जो अधिनियम था उसमें संशोधन करके इसको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जो DSIR है। आप सिर्फ ये याद रखिए कि ये विभाग एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विभाग हैं और इसकी स्थापना 4 जनवरी 1985 को हुई थी और इंडस्ट्रीज एंड राष्ट्रीय अनुसंधानों के बीच माध्यम का काम करता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय अनुसंधान है, इंस्टीट्यूट हैं और जो हमारे उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके बीच ये मीडिएटर का काम करता है। यानी कि इंडस्ट्रीज के हमारी जो राष्ट्रीय अनुसंधान है, जो आविष्कार करती है, अगर उन्होंने कुछ आविष्कार किया है तो ये संस्था क्या करेगी, उस आविष्कार को खरीद लेगी और उसे उद्योगों के अंदर बेच देगी, मार्केट के अंदर बेच देगी, जिससे जो इंडस्ट्रीज हैं वो बेहतरीन चीज़ों का निर्माण कर सके। तो इसी तरह इंडस्ट्रीज से जो बेनिफिट होगा वो ये राष्ट्रीय अनुसंधानों को देगी, ताकि ये अपना आविष्कार है वो कर सके और नए नए आविष्कार कर सके और जो भी आविष्कार करने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होगा ये मार्केट में लॉन्च करेंगी, ताकि जो उद्योग हैं वो इनसे फ़ायदा उठा सके। तो ये इन दोनों के बीच क्या है, एक मीडिएटर का काम करता है, तो ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद DSIR से रिलेटेड 2 संस्थाएं हैं, एक तो CSIR और CDAC। जो CSIR है वो क्या करती है कि जो बौद्धिक संपदा है उसका पेटेंट करती है। बौद्धिक संपदा का पेटेंट से क्या मतलब हुआ कि हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं अपनी बुद्धि से और उसको हम पेटेंट करवा लेते हैं कि इस पर सिर्फ हमारा एकाधिकार है, ये हमने अपनी बुद्धि से उत्पन्न किया है, न कि किसी की देखा देखी। और जैसे कोई कलाकार है, किसी ने सॉन्ग बनाया तो वो अपनी बुद्धि से बनाया और उस पर वो पेटेंट बौद्धिक संपदा, उसकी बौद्धिक संपदा उस कलाकार की जिसने उसे बनाया है, और वो उस पर पेटेंट लेगा 50 साल का। और उस अगर मार्केट में अगर कोई और कलाकार उस सॉन्ग को अपने नाम से रिलीज़ करेगा तो उस पर कॉपीराइट आ जाएगा। तो ये उस चीज़ से होता है। उसके बाद ये हमने दोनों संस्थाएं पढ़ ली। और ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं, संस्थान हैं, वो है CEL और NRDC। ये DSIR के अंदर ही आते हैं, पर ये मंत्रालय से जुड़े हुए विभाग हैं और ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर हैं उससे जुड़े हुए उद्योग हैं। उसके बाद आता है परमाणु ऊर्जा विभाग, DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1954 को हुई थी और ये एटॉमिक एनर्जी के साथ साथ जो कैंसर का जो चिकित्सा होता है उसमें भी काम आता है। यानी कि एक तो ये एटॉमिक एनर्जी को जनरेट करता है, उससे जुड़े हुए सारे मुद्दे देखता है, और दूसरे जब कैंसर के रोग में जो समस्थानिक यूज होते हैं जैसे कोबाल्ट
यूज़ होता है, तो उन समस्थानिकों को बनाने का काम भी ये परमाणु ऊर्जा विभाग करता है। तो इसके दो काम हो गए, तो एटॉमिक एनर्जी जनरेट करना और दूसरा समस्थानिकों को बनाना जो कि कैंसर के इलाज में काम आते हैं। और ये DO2 का निर्माण करता है। DO2 क्या है? भारी जल है और ये एक मंदक के रूप में भी यूज़ आता है। तो इसका निर्माण भी परमाणु ऊर्जा विभाग करता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है प्री के अंदर कि परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्य क्या है। तो आप याद रखेंगे कि एक तो है एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, दूसरा है समस्थानिक का निर्माण और तीसरा है D2O भारी जल का निर्माण। उसके बाद आता है अंतरिक्ष विभाग DOS। सबसे पहले अंतरिक्ष से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर एक विभाग बनता है इनकोस्पार INCOSPAR इनकोस्पार। ये एक विभाग बनता है जो कि अंतरिक्ष से जुड़े हुए मुद्दों को देखता है। उसके बाद 1969 में 15 अगस्त 1969 में क्या हुआ कि इसको विकसित करके इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम रखा गया इसरो। इसरो की स्थापना इसी से हुई। इनकोस्पर को बदलकर इसरो बना है। इसका डेवलपमेंट है ये। फिर इसरो को क्या कर दिया गया 1972 के अंदर 3 साल के बाद हमने क्या करा कि DOS ने शामिल कर लिया, अंतरिक्ष विभाग में शामिल कर लिया इसरो को। पहले ये अंतरिक्ष विभाग में नहीं था, पहले ये परमाणु ऊर्जा विभाग में था और 1972 से पहले, और 1972 के बाद हमने इसे अंतरिक्ष विभाग में शामिल कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसकी क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा विभाग पहले आता है, कौन सा बाद में आता है। तो सबसे पहले आते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद आता है अंतरिक्ष आयोग। अंतरिक्ष आयोग के बाद आता है अंतरिक्ष विभाग और उसके बाद आता है इसरो। यानी कि अगर इसरो कुछ आविष्कार करना चाहता है तो ये अर्जी देगा अंतरिक्ष विभाग को, और अंतरिक्ष विभाग ये सूचना पहुंचाएगा अंतरिक्ष आयोग तक, और अंतरिक्ष आयोग फिर ये सूचना पहुंचाएगा प्रधानमंत्री तक। इसी तरह अगर प्रधानमंत्री जी अनुमोदन देते हैं किसी चीज़ का तो प्रधानमंत्री जी इसरो तक नहीं पहुंचाएंगे, वो सूचना देंगे अंतरिक्ष आयोग को, और अंतरिक्ष आयोग फिर सूचना देगा अंतरिक्ष विभाग को, और अंतरिक्ष विभाग फिर सूचना देगा इसरो को। इस तरह ये संरचना काम करती है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, इसकी स्थापना होती है 6 मार्च 2019 को। गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि ये संस्थान है, इनके बारे में हमें रटना पड़ेगा कि इनका निर्माण कब हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ, क्या काम करते हैं, बस यही सब है इसमें। आप भरोसा रखिए, क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि बोले तो आप इसे छोड़ देंगे। आप इसको कीजिए, जो नोट्स मैंने बना रखे हैं आप उन्हीं को नोट डाउन कीजिए, उन्हीं को याद कीजिए, और उसमें सिर्फ करंट अफेयर ऐड ऑन करते जाइए। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सब मैंने कर दिया है। सो मैं भी UPSC एस्पिरेंट हूँ, मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मैं गलत चीज़ें नहीं दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या है NSIL, ये भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसका मतलब ये है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं है, पूरा का पूरा कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का है, सार्वजनिक क्षेत्र का है। और ये इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, यानी कि इसरो के अंदर जो भी मिसाइल्स बनती हैं उनको अगर किसी विदेश में बेचना है या प्राइवेट कंपनियों को बेचना है, या फिर प्राइवेट कंपनियों से हमें इन्वेस्ट लेकर कोई बनाना है, कोई मशीन बनानी है, कुछ मिसाइल्स बनानी है, तो ये सब जो काम है वो न्यू इंडिया स्पेस देखता है, लिमिटेड देखता है। ये इसकी कॉमर्स वाणिज्यिक शाखा है, यानी कि व्यापार वाला जो सीन है वो यही देखता है। उसके बाद इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि भारतीय उद्योगों को उच्च प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को करने में सक्षम बनाता है, और यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से प्राप्त होने वाले उत्पादों और सेवाओं के प्रचार और वाणिज्य दोहन के लिए भी जिम्मेदार है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि जो हमारे जो उद्योग हैं उनको ये इस चीज़ के लिए तैयार करता है कि जो अंतरिक्ष से संबंधित जो भी चीज़ें बन रही है वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ये बनवाते हैं, और ये फिर इसरो को बेच देते हैं इन उद्योगों के साथ मिलकर। तो सिर्फ इन उद्योगों को डेवलप्ड करना अंतरिक्ष संबंधी चीज़ों के लिए ये इसका प्राथमिक काम है। और दूसरा है कि जो अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं, जो सेवाएं हैं, उनका जो दोहन है वो जिम्मेदारी के साथ हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो और कोई मिलावटी चीज़ ना हो, इसलिए इसकी ये सामान्य प्राथमिक भागीदारी या जिम्मेदारी है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र,
इन स्पेस का भी वही काम है, ये भी एक मीडिएटर की तरह है। जो इन स्पेस है वो प्राइवेट कंपनीज और जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे अंतरिक्ष विभाग है, इसरो है, ये क्या है, गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं। और ये जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, इन दोनों के बीच एक मीडिएटर का काम है, वो इन स्पेस करता है। प्राइवेट कंपनी से अंतरिक्ष से जुड़े हुए जो भी उत्पाद हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े हुए जो उत्पाद हैं, मिसाइलें हैं, गन्स हैं, एटॉमिक हथियार है, वो सब ये जो सरकार है उसको बेचती है और ये मीडिएटर दलाल का काम करती है। अगर सरकार अगर प्राइवेट सेक्टर से अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़े हुए उत्पाद लेना चाहती है, उनके हथियार लेना चाहती है, तो ये इन स्पेस प्राइवेट कंपनीज़ को इन्फॉर्म करता है और फिर ये प्राइवेट कंपनीज़ अपनी चीज़ें इन स्पेस को देती है और इन स्पेस फिर ये चीज़ें सरकार को देती है। इसी तरह सरकार से इन स्पेस और इन स्पेस से प्राइवेट कंपनीज़। तो ये इन स्पेस भी एक तरह का मीडिएटर है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की बात करें, डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 1986 में राजीव गांधी ने की थी। और ये वैज्ञानिक जो सलाहकार समिति थी ऐसे के, उसके पहले सचिव भी बने थे डॉक्टर एस रामचंद्रन। और ये जो वैज्ञानिक सलाहकार समिति है ये भी राजीव गांधी द्वारा ही स्टार्ट की गई। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015-2020 क्या, ये क्या एक करंट का टॉपिक है। ये सेकंड रणनीति है, पहली रणनीति नहीं है। पहली रणनीति तो 2007 में ही आ गई थी, ये दूसरी रणनीति है। तो आप ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हो। ये गाइस सिर्फ एग्जांपल्स के लिए है, मेंस आंसर राइटिंग के अंदर कि जो जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015 से 20 5 साल का ये एक कार्यक्रम है। और ये 2015 में आई थी ये सेकंड रणनीति। इसके द्वारा क्या होगा कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके विकास में कैसे कैसे योगदान दिया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसका प्रचार कैसे किया जाए, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो सरकार लेकर आती है ताकि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर हम देश को आगे ले जा सकें। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल कोड करिए ना, तो आपका आंसर बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगा एग्जामिनर को। फिर आता है टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट 2035। इसे भी हम मेंस आंसर राइटिंग के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर कोड कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा। तो एक जो पहले जो था विकास रणनीति थी, प्रौद्योगिकी विकास रणनीति, और ये दूसरा है टेक्नोलॉजी विजन डॉक्यूमेंट। तो आप इन्हें एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। और ये 2016 में स्टार्ट हुआ और वो 2015 में हुआ और टीफेक के द्वारा स्टार्ट किया गया, TIFAC। और ये TIFAC क्या है, ये भी क्या है, ये एक फ्री स्वतंत्र निकाय है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। ठीक है। उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन AIM, ये 2016 में शुरू हुआ। इसे भी आप एक एग्जाम्पल के तौर पर कोट कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। और प्री के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं है कि ये सिर्फ मेंस के अंदर आता है, प्री के अंदर भी आ सकता है कि अटल इनोवेशन कब स्टार्ट हुआ या किस लिए स्टार्ट हुआ। तो ये नवाचार लाने के लिए, ताकि जो हमारी जो पारंपरिक संस्कृति है उसको साथ लेकर चले और नवाचार भी लेकर आए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इसलिए ये इनोवेशन लेकर आए हम। उसके बाद इंस्पायर योजना हमने पहले भी पढ़ी थी। इंस्पायर योजना क्या है कि जो मेधावी छात्र हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो बेहतर कर रहे हैं उन्हें हम क्या करें, जो फाइनेंशियल हेल्प है, एजुकेशनल हेल्प है, वो देकर हम उनको बढ़ावा दें ताकि वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए नए आविष्कार कर सकें। क्योंकि जो छात्र हैं वो इस चीज़ की तरफ न जाकर अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो नए नए साइंटिस्ट हैं उनको कैसे बनाया जाए, ये इसलिए ये स्कीम लाई गई है। तो आप इसे भी कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद है अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना। ये एक संस्थान है इम्प्रिंट, और ये भी क्या करता है, ये स्टूडेंट्स और उद्योगों के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। यानी बच्चे जो कि रिसर्च करना चाहते हैं उनको ये संस्थान क्या करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है। और जब ये बच्चे कुछ आविष्कार कर देते हैं तो ये इस आविष्कार को ये क्या करते हैं, मार्केट के अंदर रिलीज कर देते हैं, उद्योगों को बेच देते हैं। जब उद्योगों से इनको प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बच्चों को भी देते हैं ताकि वो नए नए आविष्कार कर सकें। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता है। तो इम्प्रिंट भी क्या है, एक मीडिएटर की तरह है बच्चों और उद्योगों के बीच में। इसका जो मुख्य कार्य है इम्प्रिंट का, वो है कि ऐसे स्टूडेंट जो रिसर्च करना चाहते हैं और ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि नए नए रिसर्च, नए नए आविष्कार चाहती है ताकि उनका प्रोडक्ट और बेहतर हो, ऐसे दोनों जो वर्ग हैं उन दोनों को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम करती है इम्प्रिंट। उसके बाद निधि की फुल फॉर्म है नवाचार हेतु विकास एवं उपयोग हेतु राष्ट्रीय पहल।
निधि क्या है, ये एक रिसर्च को लेकर है कि रिसर्च की स्टार्टिंग से लेकर रिसर्च से जो लास्ट तक जो प्रोडक्ट बनता है, या शुरुआत से लेकर उपभोग तक पूरी निगरानी रखती है निधि। इसके बाद है भारत नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ये एक सूचकांक है जो कि भारत सरकार जारी करती है, और इससे क्या होता है कि राज्यों के अंदर एक कंपटीशन की भावना रहती है कि हम टेक्नोलॉजी के अंदर आगे जाएं, दूसरा राज्य सोचता है हम इससे आगे जाएं। तो जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कि कौन इनोवेशन सबसे ज़्यादा कर रहा है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा चल रहा है, इसके लिए इनकी परफॉर्मेंस को डिसाइड करने के लिए ये भारत नवाचार सूचकांक है वो जारी किया जाता है। और इसके 5 मापदंड है, यानी कि किन आधारों पर इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। इसके 5 हैं। एक तो है ज्ञान सृजन। ज्ञान सृजन का मतलब है कि किस तरह आप जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर विकास करने के लिए कितना व्यय कर रहे हैं, कितना खर्च कर रही हैं, और आपके जो आविष्कार हैं वो कब प्रकाशित हो रहे हैं, कौन सी जगहों पर प्रकाशित हो रहे हैं, और आपने उस आविष्कार का पेटेंट करवाया है या नहीं। ये सब क्या है, ज्ञान सृजन है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ज्ञान सृजन क्या है, अनुसंधान एवं विकास, व्यय, वैज्ञानिक प्रकाशन, पेटेंट फिलिंग, ये सब क्या है, ज्ञान सृजन के अंदर आते हैं। उसके बाद है मानव पूंजी। मानव पूंजी ह्यूमंस की बात है कि ह्यूमंस कितने ह्यूमंस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इस चीज़ के अंदर वो पूरी तरह एक्सपर्ट बन पाए हैं या नहीं, उस आधार पर। उसके बाद है भौतिक अवसंरचना, यानी कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग्स, कितनी संस्थाएं हैं, वहाँ पर बिजली कैसी है, वहाँ पर हवा कैसी है, वातावरण कैसा है, पर्यावरण कैसा है, और भी सारी चीज़ें जो कि भौतिक अवसंरचना के अंदर आती है, उसको भी देखा जाता है। उसके बाद बाजार निर्माण भी देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट, जो आविष्कार इन्होंने किया है वो मार्केट में किस लेवल पर चल रहा है, वो कितना मार्केट है वो बाजार निर्माण कर पाता है, कहाँ तक प्रचार कर पाता है, अपना प्रचार करवा पाता है, उस चीज़ को भी लेते हैं। और एक रचनात्मक संस्कृति भी लेते हैं। रचनात्मक संस्कृति का मतलब है बौद्धिक संपदा संरक्षण, सांस्कृतिक और कलात्मक प्रयास। रचनात्मक संस्कृति का मतलब है कि उस जो आविष्कार किया है उसका संरक्षण कब तक हो पाता है, और उस चीज़ को कैसे और विस्तृत कर सकते हैं और उसका कलात्मक विकास कर सकते हैं, उस चीज़ को भी लेकर चलते हैं। तो इन 5 मापदंडों के आधार पर ये डिसाइड होता है कि कौन सा स्टेट या कौन सा यूटी नवाचार के अंदर पहले स्थान पर है। और ये बता दूं कि जो भारत नवाचार सूचकांक है ये नीति आयोग जारी करता है, तो नीति आयोग इसे रिलीज करता है। उसके बाद आता है भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, ISCA। 1908 में इसे स्टार्ट किया गया। ये क्या है कि देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वैज्ञानिक संगठन है। यहाँ पर क्या होता है कि एक जगह पर सभी साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो इकट्ठा होते हैं और अपनी रिसर्च पर चर्चा करते हैं, एक दूसरे की रिसर्च के बारे में जानते हैं, उनके एक्सपीरियंस को देखते हैं। ये हर साल 3 से 7 जनवरी के बीच, लगभग 3 से 7 जनवरी के बीच ये बैठक होती है। और इसके साथ ही एक भारतीय बाल विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन भी है, जो कि आई थिंक 1994 या 1996 के अप्रोक्सीमेट स्टार्ट हुई थी। और इसमें क्या, इसमें तो बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, और इसमें क्या आते हैं कि छोटे बच्चे आते हैं जो 10 से 14 साल के बच्चे हैं, और जिन्हें विज्ञान के अंदर बहुत रुचि है, जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत रुचि दिखाते हैं, और जो आविष्कार करना चाहते हैं। और ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने आविष्कार किए हैं। तो वो छोटे जो साइंटिस्ट हैं वो इकट्ठे होते हैं लगभग 27 से 31 दिसंबर के बीच हर वर्ष, और वो भी अपने रिसर्च के बारे में चर्चा करते हैं। उन बच्चों को बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है ताकि उनका मनोबल बना रहे और वो इस क्षेत्र में और बेहतरीन योगदान दे सकें। इसलिए भारत में स्टेम शिक्षा यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ की एजुकेशन के बारे में है, और इसमें महिलाओं की भागीदारी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसके लिए काफ़ी स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं, जैसे किरण योजना। ये जो महिला साइंटिस्ट हैं उनको फेलोशिप दी जाती है ताकि वो अपने आविष्कार जारी रख सकें, मैरिज के बाद भी जारी रख सकें। और विज्ञान ज्योति योजना, इसमें क्या होती है कि जो ग्रामीण लड़कियां होती हैं उनको हम क्या करते हैं कि जो साइंस के अंदर जो प्रतिभाशाली होती हैं, जिनका टेक्नोलॉजी साइंस के अंदर इंटरेस्ट होता है, उनको हम फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, उनको एजुकेशनल हेल्प भी करते हैं, उनको परामर्श भी दिए जाते हैं कि आप कैसे कैसे नए नए आविष्कार कर सकती हैं। आज का हमारा लेक्चर इतना ही रहेगा, ये हमने कंप्लीट कर लिया। आगे से हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। ये बस इतना ही था, बोरिंग टॉपिक जो था।
और आप इसे पढ़िए, नोट्स बनाइए, बस इसमें और कुछ नहीं करना आपको, बस करंट ऐड ऑन करना है। और इन 2 टॉपिक में तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने लगभग सारे स्कीम्स और एग्जांपल्स भी बता दिए हैं। तो आप सिर्फ इन्हीं नोट डाउन करिए और याद करिए। और अब मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।